चलें जी, अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं लेडीज। मैं हैव योर अटेंशन प्लीज। पुट योर फोन अवे, पुट योर फोन्स अवे फॉर द नेक्स्ट जितना भी टाइम हमारे पास बाकी है। आप चाहे जैसे मर्जी लास्ट जैसी शक्लें बना लें, लोगों को पता है मैं कितनी बात कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिक्स एंड यू आर गोइंग टू लिसन टू दैट। ठीक है, इसलिए कोशिश करें, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड लिसन टू ऑल दिस बोरिंग रिडंडेंट स्टफ। ट्रस्ट मी, मुझे तो खास मजा नहीं आता। ये जो मैं अक्सर बीच में स्माइल करता हूँ या ऐसी मजाक की बात करता हूँ ना, ये आई एम प्रिटेंडिंग बोरिंग स्टफ। लेकिन क्या करें, मैंने पेपर नहीं दे रहे, आपने पेपर देने हैं। आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट। सही है, शुरू करें। डू हैव योर अटेंशन। मैं टेस्ट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बना के दे दिया है। जब वो रखना चाहेंगे तब वो रखेंगे। सही है, मेरी बला से टेस्ट ना दो, अगले हफ्ते दे दो। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। Okay, they wanted a test made out of me. I made it and gave it to them. Now it's on them, जब वो कंडक्ट करना चाहेंगे वो करेंगे। ओके, सही है। मैं कह दूं उनसे मंडे को ले लें। चल ठीक, वो मेरी नहीं सुनते, यही नहीं सुनते हो। चल, धरना दे दो जा, तो हम देने नहीं जाएंगे। इफ यू वांट आई सिट विद यू। हमने भी देना, हमें चेक ही नहीं करना चाहिए। चले, I need your attention please. I have a lot of information to relay to you today. Okay, so let's get started. This is lesson number 2 for forces. फोर्सेस में काफी सारी बातें हैं, तो शुरू करते हैं जल्दी से। मैंने ब्रीफली कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपसे पहले डिस्कस की थी, उनको आज थोड़ा सा डिटेल। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, क्या आपने ये नाम सुना है पहले कभी? सुना है? अच्छा ठीक, चलो मेरे से भी सुन लें। लेट्स सी, अ नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, contact force that acts to the surface of contact on the object of contact. Too many words, too many contacts in there. मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। या तो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं तो लिखें, नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर इट। इफ आई एम टॉकिंग क्विकली मेरी बात सुनने की तरफ आया करें। इमेजिन करें ये एक सरफेस है, ये तो अच्छी नहीं बनी, किसी और कलर से बनाते हैं। देखें जी, ये एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मैं ये ऑब्जेक्ट रख देता हूं। दिस ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, टच कर रहा है ना। जैसे राइट नाउ इफ आई प्लेस माय हैंड ऑन द टेबल, द हैंड इज द ऑब्जेक्ट एंड टेबल के साथ वो कांटेक्ट में है। जितनी देर वो टेबल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, उतनी देर टेबल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। सवाल ये पैदा होता है, सर आपको कैसे पता ये फोर्स एक्ट कर रही है? तो मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। ठीक है, इमेजिन करें ये एक सरफेस है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का एक वेट है नीचे की तरफ, है ना। लेट्स से ये वेट है 10 न्यूटन। आपको पता है जब फोर्सेस एक्ट करती हैं तो चीजें मूव करना शुरू कर देती है ना। इफ आई प्लेस माय हैंड ऑन द टेबल, माय हैंड हैज अ वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, बट दिस हैंड इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड्स। व्हाई नॉट? यस, because the table applies an equal force on the object in the opposite direction called the normal. जिसकी वजह से what happens to the resultant force बेटा? Resultant force जी, resultant force, if this is 10 Newton and the normal is 10 Newtons as well, what happens to the resultant? It becomes zero, right? The resultant force acting on the object becomes zero. जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई तो क्या कोई एक्सेलरेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। पिछली क्लास में पढ़ा हमने, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई तो फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गई। द ऑब्जेक्ट विल स्टे देयर। इफ
the surface is not able to apply an equal normal reaction. अगर ये टेबल इतनी ही नॉर्मल ना अप्लाई कर सके तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर अपवर्ड्स नॉर्मल छोटी है और डाउनवर्ड्स वेट बड़ा है तो क्या होगा? The object should move downwards. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक ऐसी पतली सी लकड़ी की टेबल हो और उसके ऊपर मैं खड़ा हो जाऊं, तो my weight will be acting downwards and the surface will not be able to apply as much normal reaction. फिर क्या होगा? The table is going to break and I am going to accelerate downwards. ठीक है? Do you understand? समझाने के लिए अपनी बेइज्जती करनी पड़ती। Now, here is something that I like to tell you. ये ए लेवल के बच्चों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, पता नहीं मेरे टीचर ने बताई थी कि नहीं बताई थी, इसलिए I want to rectify it and I want to tell you. जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स मैंने बोली है ना, that this be on the record that it's not a reaction to the weight. हैं सर, नाम में लिखा है रिएक्शन है और वेट जितना ही है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये वेट का रिएक्शन नहीं है ना? आ रहा है ध्यान में सवाल? नहीं आ रहा? एक बार फिर से ये जो नाम है ना नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, ये सिर्फ इसका नाम है। ये मोहतरमा का नाम मैं मोहम्मद जमील रख दूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट अ स्टूपिड नेम, है ना? इसका नाम शकीला रख रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क। इट्स जस्ट अ नेम. The name is confusing. It appears as if it's the reaction of a weight, but it's not. सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं है? मैं बताऊं, जो एक्शन और रिएक्शन होता है ना, एक्शन और रिएक्शन जो पिछली क्लास में हमने देखा है, वो ना दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करते हैं। क्या मतलब? ये देखें, पिछली क्लास में आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ना अर्थ और मून की एग्जाम्पल दी थी शायद, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई। ओके, दैट्स द वन। इसमें ना एक फोर्स अर्थ पे लग रही है और उसका रिएक्शन जो है वो उस बच्चे पे लग रहा है। दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रही। द एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट अप्लाई ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जबकि आज वाली जो बात हम कर रहे हैं, इसमें ये जो 10 न्यूटन वेट है ये भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है 10 न्यूटन वो भी ऑब्जेक्ट पे ही एक्ट कर रहा है। तो द नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट द रिएक्शन ऑफ अ वेट। अच्छा, दिल में मुझे गालियां नहीं देनी, ये है ही ऐसे, मैं क्या करूं? डू यू गेट माय पॉइंट? देन इन ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन to have in order for an action to have a reaction, action and reaction apply on different objects. एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। जबकि इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन वेट का रिएक्शन नहीं कहलाता। इट्स अ सेपरेट कॉन्टैक्ट फोर्स। जब कॉन्टैक्ट खत्म होगा तो ये फोर्स खत्म हो जाएगी। इफ आई लिफ्ट माई ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, क्या अभी भी ये जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में है? Now there will be no normal reaction. So if I let it fall, it's going to fall because of its weight. You get my point? So the normal reaction, my dears, it's just a contact force जो surface के साथ contact में होने की वजह से हमेशा surface के perpendicular लगता है। Always perpendicular to the surface. ऐसे जरा 2 मिनट सांस लेते हैं और let's think कि क्या ये बात समझ आई या नहीं। बेटा, दो बातें बताई मैंने अभी तक। एक्शन और रिएक्शनल फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती हैं, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ये वेट का रिएक्शन नहीं, क्योंकि वेट भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी उसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, तो ये एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता। ओके ओके ओके, चलो। एक मजे की बात आपको बताता हूँ। मजे की बात बोल के सब दुनिया की बोरिंग तरीन बातें बोल जाते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको इनक्लाइन सरफेस पर हमने रखा है। इनक्लाइन समझते? इनक्लाइन,
ये हॉरिजॉन्टल सरफेस थी और हमने इंक्लाइन सरफेस बनाई, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दिया. The weight of this object always acts vertically downwards. Weight must always act vertically downwards. चाहे मैं इस incline surface को और ज्यादा incline कर दूं, doesn't matter. The weight will still act vertically downwards, right? But the normal reaction, गौर से सुनिएगा, the normal reaction is always perpendicular to the surface. Normal reaction is always perpendicular to the surface. आप देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता और टिल्ट होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि सरफेस को मैं और ज्यादा इंक्लाइन करता जा रहा हूं. वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है. इज दैट ओके? अगर मैं सरफेस को ऐसे रखता और ऑब्जेक्ट को ऐसे रखता, जब तक ये इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता. लेकिन जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो क्या होगा? It will lose its contact, the normal reaction will be over, and the object will fall down because of its weight. It's like me trying to hold my hand on the underside of this table. जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, my hand is going to fall on its own. लेकिन अगर सरफेस पे रखूं, it's not going to fall because now the normal reaction is perpendicular to the surface. चलो, बस दो तीन बातें याद रखनी है. कांटेक्ट फोर्स होती है और हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और ये वेट का रिएक्शन नहीं होता. ओके ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट द विस्कस ड्रैग फोर्स. कुछ नोट करना ऊपर से तो जल्दी से कर लें. व्हाइल आई जज योर फेशियल एक्सप्रेशंस, जल्दी से नोट कर लें. जब तक वो कांटेक्ट में है तब तक होगा, जब कांटेक्ट लूज करेगा तो नहीं होगा. आपने रोलर कोस्टर लिया कभी? नहीं लिया? चलो अच्छा, ठीक है. कोई कोई ऐसा खौफनाक झूला लिया जो ऊपर जाके ऐसे उल्टा हो जाता है ना? योर बॉडी लूजेस कांटेक्ट विद द सीट जब आप उल्टे होते हैं. इट लूजेस कांटेक्ट, सो यू आर अबाउट टू फॉल डाउन बिकॉज ऑफ योर वेट. फिर उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, वो फिर सीट बेल्ट होती हैं जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती. सही? ओके ना? ऐसे अलग अलग बिठा दूंगा मैं, फिर तलाक हो जाएगी दोनों की. चलो, विस्कस ड्रैग फोर्स, अजीब सा नाम है ये, क्या बात हुई? विस्कस क्या होता है सर? किसी को पता है? विस्कस ठीक तो लेंथ होती है एक तरह की, थिकनेस. बचपन से विस्कस की डेफिनेशन में हम यही कहते आ रहे हैं जी, थिकनेस ऑफ अ लिक्विड. नहीं, साइंस की जुबान में, साइंस पढ़ रहे हो 3 साल से, साइंस की जुबान में थिकनेस इज अ लेंथ. जो आप कहना चाह रहे हैं उसको विस्कोसिटी कहते हैं. मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है, ऐसी मालूमात के लिए. मुझे पता थी, मैंने कहा चलो शोखी मार लेते. लेट्स सी, विस्कोसिटी, हाउ डू वी डिफाइन इट? इट इज, मोनम को पता होगा, सारा कुछ नहीं पता तुझे? सर उस्मान 1, मोनम 0. resistance between the layers of fluids to flow, resistance to the flow between the layers of fluids, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गाढ़ापन, जिसको आप हरफयाम में ऐसी गलत नाम में कहते हैं थिकनेस. ये लिक्विड बहुत थिक है. नहीं जी, लिक्विड थिक नहीं हो सकता बिकॉज थिकनेस इज अ लेंथ. viscous liquids don't flow easily. जो थिक थिक लिक्विड्स हैं
वो आसानी से फ्लो नहीं करते। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप विस्कस लिक्विड्स की? मर्करी, अच्छा, कभी हाथ लगाया आपने मर्करी को? आपको कैसे पता वो विस्कस है? बेटा चेकअप कराओ अपना जाके। मर्करी इज हाईली टॉक्सिक, यू कैन नॉट ब्रीथ इट्स फ्यूम्स और लेट इट सीप थ्रू योर स्किन, यू विल डाई इन अ फ्यू मंथ्स। मंथ्स? कितना अच्छा हो गया है। तो मरकरी नहीं होगा फिर तो। कौन सा वाला? पतला लंबा वाला या छोटा थिक वाला? हाँ तो वो अल्कोहल इन ग्लास होता है। जो छोटा वो क्लिनिकल वाला होता है ना, छोटा वाला, वो मरकरी होता है। एनीवे, इसके अलावा हनी, कंडेंस्ड मिल्क, ये सब मोर विस्कस लिक्विड्स हैं। ये आसानी से फ्लो नहीं करते। ऑयल, पेंट, ओके, ऑयल, पेंट तो क्या होता है? ऑयल, इट इज लेस डेंस देन वाटर बट मोर विस्कस देन वाटर। तो आप विस्कोसिटी को डेंसिटी के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। टू फ्लो, फ्लो। अच्छा, अब होता यह है कि जब हम किसी फ्लूइड, क्या आपको पता है फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज अ वर्ड जो लिक्विड प्लस गैसेस को मिला के कह देता है। ओके, जैसे हो सकता है आपके तीन चार बहन भाई हों, आपके वालदैन हर किसी को तो नहीं कहते मेरे मेरे तीन बच्चे इधर आओ, तीन बेटे इधर आओ, तीन लड़कियां इधर, नहीं, मेरे बच्चों इधर आओ। बच्चे इज अ कलेक्टिव वर्ड फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बच्चे, है ना? इसी तरह लिक्विड्स और गैसेस को मिला के हम एक ही लफ्ज से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं फ्लूइड है ये। नहीं, लिक्विड अलहदा से भी हो सकता है, गैस अलहदा से भी हो सकती है, इनको मिला के कह देते हैं फ्लूइड है ये। व्हेनेवर आई से फ्लूइड, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सीन ये है, इमेजिन करें कि ये मेरे पास ना फ्लूइड के एटम्स हैं, फ्लूइड के एटम्स। मैंने इस एक बड़े से ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड के अंदर से गुजारना है, लेकिन ये जो एटम्स है ना, ये आसानी से साइड पे नहीं होते। दैट मीन्स दिस लिक्विड इज मोर विस्कस। तो जब ये एटम्स आसानी से साइड पे नहीं होते, तो ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर मूव करना चाहता है, इसको फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो उस रुकावट को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग फोर्स। आप अगर अपना हाथ हवा में हिलाएं, उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर पानी के अंदर डाल के ऐसे हाथ हिलाना, काफी जान लगती है। क्यों? क्योंकि पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है। पानी प्रेजेंट्स मोर विस्कस ड्रैग फोर्स। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ड्रैग, ड्रैग का क्या मतलब? जब किसी चीज को घसीटते हैं तो हमारी बहुत एफर्ट लगती है ना, एनर्जी वेस्ट होती है। तो विस्कस ड्रैग फोर्स क्या करती है? ये हमेशा मोशन को अपोज करती है, ओपोजेज मोशन। ये जो मैंने विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखी है ना, सिर्फ ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सारा आइडिया मैंने आपको दिया है, ये सब रेलिवेंट है। मोर विस्कस लिक्विड्स कॉज मोर ड्रैग फोर्स। हाँ जी, इज दैट ओके? ऑलराइट, मुश्किल लेडीज? आपकी मालूमात के लिए एक और बात अर्ज करते चले यहाँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कस ड्रैग फोर्स। अच्छा, बाय द वे, एयर में जो विस्कस ड्रैग फोर्स होती है उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, नाम रखा है बस हमने। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कस ड्रैग फोर्स, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट,
जो ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव करता है उतनी ही ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट करती है। कोई बता सकते हैं, जो मैंने एफ और नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा डी लिखा है, इसका क्या मतलब है? ड्रैग फोर्स। ये ऊपर मैंने बोला ना, ड्रैग फोर्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बता रहा हूं। पहला है, जितनी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस पे उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी। और सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्रैग साइज या सरफेस एरिया एक ही बात। द ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। SA stands for surface area। देखिए, दो फैक्टर्स को लिखें, आगे चलते हैं। हिम्मत हार दी, लिखना छोड़ दिया। जल्दी से लिख लें। ऑल राइट, कमिंग बैक। ये जो मैंने लिखा, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब है फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट्स फील मोर ड्रैग फोर्स। जब आप पैदल चले तो आपको हवा की ना तो आवाज आती है ना हवा फील हो। बट इफ यू स्टार्ट रनिंग, चाहे हवा ना भी चल रही हो, यू स्टार्ट हियरिंग दैट साउंड इन योर ईयर्स, यू स्टार्ट फीलिंग इट ऑन योर फेस। वो इसलिए क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह मौजूद हैं, आप जाके उनसे टकरा रहे हैं। सो दोज एयर मॉलिक्यूल्स आर एबल टू अप्लाई अ फोर्स ऑन योर फेस। जैसे कल वो मक्खी और बस की एग्जांपल दी थी ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। व्हेन यू ट्राई टू रन थ्रू एयर, वो एयर आपके फेस से टकराती है, आप जाके उन एयर मॉलिक्यूल से टकराते हैं, तो आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसको हम ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। इज दैट ओके? एक ही बात है, एयर रेजिस्टेंस एयर में मौजूद ड्रैग फोर्स को कहते हैं। ड्रैग फोर्स किसी भी फ्लूइड की हो सकती है, पानी के अंदर हम एयर रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो एयर में होगी ना। सही। अच्छा, ये जो सरफेस एरिया वाली बात मैंने की है, इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब एक पैराशूटिस्ट छलांग मारता है, कभी आपने, ये खैर अभी आप छोटे हैं, आपने नहीं किया होगा, लेकिन वो ना अक्सर लोगों को बड़ा शौक होता है, मैं ऐसे पैसे दे के ना जहाज में चढ़ के ऊपर से जाके छलांग मारूंगा। क्यों? अच्छा, सीन ये होता है कि वो जो पैराशूट होता है ना, गिरते जब वो गिर रहे होते हैं बगैर पैराशूट के, उस वक्त, हाँ, उस वक्त बहुत ज्यादा स्पीड होती है। लेकिन जैसे ही वो पैराशूट खोलते हैं, तो पैराशूट का एक बड़ा सा एरिया होता है, एकदम से एयर उसके ऊपर एक्ट करती है। वो जो बंदा बड़ी तेजी से गिर रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। जो रेसिंग कार्स होती है ना, उनको आगे से
वो बनाया जाता है ताकि उनके ऊपर वो ज्यादा तेज, जो रेसिंग कार है, Formula 1 कार्स होती हैं जनरली, उनकी स्पीड 300, 400, 450 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। जबकि हमारे आसपास चलने वाले कैरियर में इनकी मैक्सिमम स्पीड 60 से 70 होती है, नीचे होती है। उस वो स्टेबिलिटी है, उसमें बाद में बात। आई होप यू अंडरस्टैंड, जितना आगे से सरफेस एरिया बड़ा होगा या रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ओके, चलो। मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज समथिंग दैट यूज्ड टू कंफ्यूज मी अ लॉट व्हेन आई वाज इन योर प्लेस। तो कोशिश करेंगे जरा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। स्टॉप लुकिंग सो डेड। सबसे पहले बात करेंगे विदाउट एयर रेजिस्टेंस। विदाउट एयर, एवरीबॉडी नोस किसकी बात हो रही है। सब सब मुड़ के उसको देख रहे हैं। विदाउट एयर रेजिस्टेंस, गौर से मेरी बात सुनिएगा, बातें इंपॉर्टेंट हैं, काश मुझे किसी ने ये इस तरह बताई होती। इमेजिन करें ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक मास है और इसका एक वेट है नीचे की तरफ। मुझे बताएं, अर्थ की सरफेस के पास क्या मास चेंज होता है? नहीं होता। क्या वेट चेंज होता है? हो सकता है। लेकिन हम अर्थ की सरफेस के करीब करीब ये अज्यूम करते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 है। 9.8 लेना है। आप 10 लेंगे तो नंबर कटेंगे इंशाल्लाह। नहीं, अब नहीं लेना आपने। पिछले 2 साल से रूल चेंज हो चुका है। अब 9.8 होना चाहिए न्यूटन पर केजी। अब जब ये फॉल कर रहा है तो क्या वेट के अलावा भी कोई फोर्स इस पे एक्ट कर रही है? क्या वेट के अलावा भी कोई फोर्स एक्ट कर रही है? कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। कोई आइडिया आ रहा है शायद में जमाई के अलावा? क्या ये किस चीज के साथ कांटेक्ट में है? नहीं। क्या एयर है? नहीं। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। बस एक ही फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट फॉल करता जाता है, इसके वेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट अभी भी 10 न्यूटन है। जब ये फॉल करता है, वेट अभी भी 10 न्यूटन है। द वेट इज नॉट चेंजिंग। तो वेट की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसको क्या कहते हैं? नहीं। देखो, एक्सेलरेशन है वो, वेलोसिटी बाद में देखते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो अभी आपको बताई 9.81 न्यूटन पर केजी है। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। और से मेरी बात सुनिएगा प्लीज, जरूरी बात है। जब हम ये कहते हैं कि अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको समझाने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करें, यहाँ पर टाइम है t = 0, यहाँ पर टाइम है t = 1, यहाँ पर टाइम है t = 2। और सुनिएगा, इधर इसकी स्पीड है 0। जब ये 1 सेकंड फॉल कर जाएगा तो इधर इसकी स्पीड हो जाएगी 9.8। जब ये 1 सेकंड और फॉल कर जाएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2। कितना होता है? 19.6। जब ये एक और सेकंड फॉल कर जाएगा तो अब इसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3। वो कितना होता है? वो 27 समथिंग। जब हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है, इसका मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा ना, तो हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 बढ़ती चली जाएगी। अब इमेजिन करें कोई एक इंसान बहुत ऊंची एक बिल्डिंग से छलांग मार दे, तो नीचे आने में ऐसे कुछ 2-3 मिनट लगते हैं, 120 सेकंड लगते हैं। सोचें उसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो जाएगी जब वो नीचे आके उस बेचारे का ना तो दफनाने को कुछ मिलेगा ना जलाने को कुछ मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी। उसकी स्पीड क्योंकि एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, और एक्सेलरेशन तो फिर कांस्टेंट है। देयर इज ओनली वन acceleration which is 9.81 meter per second square. So speed continues
to grow at 9.81 meters per second after every second. अभी जो बात मैंने बोली थी वही मैंने यहाँ लिख दी है, ध्यान से सुनिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको नहीं सुनने को नहीं मिलेगी फ्रॉम दिस चैप्टर. दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट, हर किसी को मसला होता है इसमें. मुझे जरा बताइएगा, मैं इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूं. ग्राफ की शेप कैसे होनी चाहिए? हाँ, कांस्टेंट क्या? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन. कांस्टेंट क्या? क्या? कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. क्या इंक्रीजिंग? क्या? ग्राफ पे एक्सेलरेशन कैसे पता चलती है? ग्रेडियंट से ना. तो मुझे बताएं लाइन कैसी बनाऊं मैं? पॉजिटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. ये ले, ये ठीक है. This graph indicates that the gradient is increasing. This indicates that the object should be accelerating, but acceleration should be increasing. हालांकि acceleration तो सिर्फ 9.81 कितनी है? How should I change this graph? The graph needs to be a straight line that looks like this. Very good. मुझे आप सबके इशारे नजर आ रहे थे. Good job. जिसने ये ग्राफ प्रेडिक्ट किया था, that's absolutely right. Okay. This should be the graph of an object that is falling without any air resistance. पेपर में पूछा गया है ये. अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है इस ग्राफ से तो क्या करना पड़ेगा? अभी बोला यार, अभी बोला मैंने, बताओ. कुछ भी बोलो, कुछ भी. एबीसीडी सुना दो सारे. इस ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलती है? शाबाश, ग्रेडियंट से. इस ग्राफ का ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट, चलो बताओ जरा. ग्रेडियंट कैसे निकलेगा इसका? हाँ हाँ, पता नहीं. आर यू किडिंग मी? ग्रेडियंट निकलता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. निकल क्या था, मैं क्यों बताऊं आप? ठीक है, फिर आई बी ओके. क्या आपको ये पता था? डू यू नो दिस? ओके, चल फिर मेरा कसूर नहीं. बचपन में बादाम खाए खाने चाहिए थे. अच्छा, चलो अब बात करते हैं जब विद एयर रेजिस्टेंस फॉल करे तो. बहुत अजीब सी बात. जी, इरशाद. अच्छा, शर्म आ गई एकदम से, छमो आ गई तुम्हें. आई एब्सोल्युटली हेट टेलिंग दिस, इसलिए बड़े ध्यान से ना पहली दफा ही सुन रही. जरूरत पड़ी तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, ओके. बट आई आई डोंट लाइक रिपीटिंग दिस खास तौर पे. नफरत है मुझे इस टॉपिक से, लेकिन चलें, काम है, क्या करें. There will be many things that I will be speaking, more than usual. I'll be speaking many things here. You would have to keep track of all those things. Okay? Let's say ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. रेस्ट पे तो स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड है इसकी 0. क्या स्पीड से वेट पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता. वेट तो मास पे डिपेंडेंट है, लेकिन स्पीड ड्रैग फोर्स को कंट्रोल करती है. मुझे बताएं, यहां पर ड्रैग फोर्स कितनी होगी? 0 होगी. बेहतरीन. हाँ, हाँ जी. तो अच्छा, आई नीड योर अटेंशन हियर. मुझे बताइएगा व्हाट विल बी द नेट फोर्स राइट नाउ. मैंने लड़कियों की भी ऐसी बेइज्जती करता हूँ मुझे. हाँ, मुझे बताओ कितनी फोर्सेस एक्ट करी हैं?
कितनी कर रही है? एक ही फोर्स एक्ट करी है, कौन सी? वेट। वेट। ड्रैग फोर्स तो है ही नहीं, तो एक ही फोर्स है ना, वेट। तो वही उसकी नेट फोर्स होगी। कितनी है? 10 न्यूटन। चलो, क्या कोई नेट फोर्स है? क्या कोई नेट फोर्स है ना? ओके। जब नेट फोर्स होती है तो एक्सेलरेशन भी होती है ना? ओके, जबरदस्त। जब एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन से स्पीड में इंक्रीमेंट आता है, स्पीड बढ़ती है। बेहतरीन। ये बॉल थोड़ी देर गिरने के बाद इधर पहुंचती है। मुझे बताएं, क्या इसके वेट पे कोई फर्क पड़ा होगा? वेट तो उतना ही होगा, लेकिन चूंकि स्पीड अब थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी, तो अब ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अब मुझे बताएं, नेट फोर्स कितनी है? हाउ डू यू कैलकुलेट द नेट फोर्स? 10 plus -2. So now the net force will be 8 Newton. What happened to the net force? बढ़ी या कम हुई? कम हो गई। That's great. अगर नेट फोर्स कम हुई तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी, बेहतरीन। डिक्रीजेस। ध्यान देना, ध्यान देना, दिस विल गेट वियर्ड वेरी क्विकली। एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई है, स्पीड पे अब क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, हाँ, इंक्रीज या डिक्रीज? व्हाट विल हैपन टू स्पीड? इट विल इंक्रीज। क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये स्लो डाउन होगा, ये मैंने पिछले लेसन में बताया है। सो लेट्स से द ऑब्जेक्ट हैज फॉलन अ लिटिल मोर, नाउ द वेट इज 10 न्यूटन, बट द स्पीड वुड हैव ग्रोन पहले से भी ज्यादा। व्हाट विल हैपन टू द ड्रैग फोर्स नाउ? पहले से और बढ़ जाएगी, लेट्स से 6 न्यूटन कह लेते हैं। मुझे बताओ, व्हाट हैपेंस टू द नेट फोर्स माय डियर? नेट फोर्स बिकम्स 4 नाउ। पहले से बढ़ी या कम हुई? कम हुई। व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन नाउ? इट डिक्रीजेस। वो और कम हो जाती है। स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड वुड स्टिल इंक्रीज, क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन तो हो रही है ना। जबरदस्त, गुड जॉब। वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। व्हाट हैपन टू द ड्रैग फोर्स नाउ? क्योंकि स्पीड अब और ज्यादा बढ़ चुकी है, ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते वेट जितनी हो चुकी है। नंबर 2, क्या नाम है आपका? तहरीन। तहरीन, मुझे बताओ कि बेटा, व्हाट हैपेंस टू द नेट फोर्स? आर यू श्योर? मोर क्यों भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गई। एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुई? नेट फोर्स जीरो हो गई। नेट फोर्स जीरो क्यों हुई? क्योंकि आप ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो चुकी है। इट कैन नॉट ग्रो एनी मोर। डू यू रियलाइज दैट इट्स अ सर्कल? देखो, चार चीजें इन्वॉल्व है ना। एक है स्पीड। जो स्पीड बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स बढ़ती है। जब ड्रैग फोर्स बढ़ती है तो नेट फोर्स कम होती है। जब नेट फोर्स कम होती है तो एक्सेलरेशन कम होती है। जब एक्सेलरेशन कम होती है तो स्पीड बढ़ती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। फिर जब स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, ड्रैग फोर्स बढ़ना बंद हो जाती है, नेट फोर्स जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। सो इन सच अ सिचुएशन, क्या ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? नहीं। हाँ, नहीं। जब ऑब्जेक्ट गिर रहा था, उसकी स्पीड बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी ना। अब स्पीड मजीद नहीं बढ़ सकती, लेकिन क्या पहले वाली स्पीड भी खत्म हो जाएगी? इट्स लाइक इफ आई रिजाइन राइट नाउ, क्या मेरा बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा? जो मैंने पहले से इकट्ठा कर लिया वो तो है। सही, इट विल स्टे जब तक मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगा।
बिल्कुल इसी तरह गिरते गिरते जो स्पीड बढ़नी थी, जो बढ़ चुकी है, अब मजीद नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो पहले वाली तो है ना। अभी तो ये रुकी नहीं ना है, जमीन से टकराई नहीं है, फोर्स जीरो हो गई। फोर्स जीरो होने का मतलब है कि अब एक्सेलरेशन जीरो हो गई, मतलब अब वेलोसिटी में मजीद चेंज नहीं आ सकता, लेकिन पहले वाली वेलोसिटी तो है। फोर्स वेलोसिटी को जीरो नहीं करती, फोर्स एक्सेलरेशन कॉज करती है। वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर सकती है, लेकिन जब एक्सेलरेशन ही जीरो हो गई तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता। अब ये इसी स्पीड से गिरता रहेगा जब तक कोई और फोर्स ना लगे इस पे। इसका मतलब अब वो बंदा जिसने वो 100 फ्लोर की बिल्डिंग से छलांग मारी थी ना, थोड़ी देर के बाद उसकी ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाएंगे। अब उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी, अब उसकी वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब यह है कि जब वो जाके टकराएगा, बंदा तो नहीं बचेगा, लेकिन उसकी बॉडी का कुछ ना कुछ जरूर बच जाएगा, ताकि उसका जनाजा क्रियाक्रम या जो भी कुछ करना है वो हो सके। क्या आप देख सकते हैं खुदकुशी करने वालों के लिए अल्लाह ने कितनी नेमत रखी। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। इमेजिन करेंगे ऐसे एक बच्चा गलती से गिर जाए, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ती ही रहती तो बचना नहीं था, लेकिन अगर वो थोड़ा सा गिर जाए और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाए, ये ऑटोमेटिकली नेचर ने ऐसा निजाम रखा है जो कि इंसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आई हैव काउंटलेस एग्जांपल्स फ्रॉम फिजिक्स दैट विल, जैसे जैसे कोर्स पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि हाउ दिस इंटायर वर्ल्ड इज टेलर्ड फॉर आवर बेनिफिट। मैं इतनी मजे की बातें कर रहा हूँ, लोग घड़ियां देख रहे हैं, मेरे पास भी है। मुझे ना बताएं टाइम, मुझे ना बताएं। So, I am going to define for you the terminal velocity. नाम में वेलोसिटी या स्पीड आ रहा है तो क्या ये फोर्स हो सकती है? सही से बताओ। जब नाम में वेलोसिटी या स्पीड आ रहा है, क्या ये फोर्स है? क्या ये एक्सेलरेशन है? नहीं ना। मैंने पूछा नेट फोर्स कितनी थी, ज्यादा कहता टर्मिनल वेलोसिटी। जब आपसे कोई फिजिक्स का सवाल पूछा जाए, इसका मकसद ये नहीं है कि दुनिया में जितनी फिजिक्स आपने पढ़ी सब बोल दिया। टेक डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट इट, क्या पूछा जा रहा है उसका जवाब देना है। क्या ये टर्मिनल वेलोसिटी स्पीड है? क्या ये एक्सेलरेशन है? क्या ये फोर्स है? नाम में आ रहा है यार स्पीड वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी होगी ना। लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन दैट वैल्यू ऑफ स्पीड which is obtained when net force on a moving object becomes zero, its acceleration also becomes zero. Now, help me draw a velocity, sorry, speed time graph here of this object. A speed time graph of this object. Speed time graph. What was happening to speed? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिर रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग टू स्पीड? इट वाज इंक्रीजिंग, राइट? एक मिनट, as the object was falling, what was happening to velocity? It was increasing. वेलोसिटी, आपको याद है मैंने बताया था कि जब भी ग्राफ्स देखें तो सोचें उन ग्राफ्स का ग्रेडियंट किस चीज के बराबर है? किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है। व्हाट वाज हैपनिंग टू एक्सेलरेशन एज इट फॉल? कांट हियर यू। इंक्रीज, decrease, that's great. So what should be happening to the gradient here?
हाँ शाबाश, इट शुड बी डिक्रीजिंग लाइक दिस, इज दैट ओके? फिर एक वक्त आता है उसके बाद ना ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है। दिस इज टेलिंग मी ये वो टाइम है जहां पर टर्मिनल स्पीड ऑब्टेन हो चुकी है। दिस इज दैट टाइम, टाइम at which terminal speed is obtained, and this is the terminal speed. Do we understand this? Do you need me to repeat it? Okay, okay. अभी और था आना मैंने, पहले तुमने बुक रख लिया बैग में। नहीं, उनको क्या ना, सर ने नहीं आने दिया, निकालो रजिस्टर पढ़ेंगे। चले आज के लिए बस। Thank you very much. See you in our next class.